Hello students, let's start part 5 of the chapter The Making of a Global World. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटर वॉर इकोनॉमी. द इंटर वॉर इकोनॉमी मीन्स द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट चेंजेस इन द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स मीन्स 1918 टू 1939, क्योंकि पहला वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक हुआ था 1918 के बाद, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था. तो इस दौरान 1918 से लेकर और 1939 के बीच में जो इकोनॉमिक चेंजेस थे हमने उनके बारे में डिस्कस किया था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी कि इंटर वॉर जो इकोनॉमीज थी वो उसमें कोई बहुत बेटर रिजल्ट हमें नहीं मिला. वर्ल्ड वॉर के बाद में जो रिकवरी की जरूरत थी, जिस तरह से इकोनॉमीज को नुकसान हुआ था, तो उसको रिबिल्ड करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए गए बाय डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड द पोस्ट वॉर एरा. इसका मतलब वॉर्स के बाद रिबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझेंगे. राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके इंपैक्ट को समझेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक चेंजेस एंड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द वॉर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट वाज फाउट बिटवीन 1939 1 सितंबर 1939. ये शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया 1 सितंबर 1939 को, और उसके बाद में ये 6 साल तक 2 सितंबर 1945 तक, जब जापान पर अगस्त में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, उसके बाद जब ये ट्रीटी हुई थी, उसके बाद में 2 सितंबर 1945 तक हम इस वॉर को मानते हैं. तो अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स मीन्स दिस वॉर प्रोलॉन्ग्ड फॉर 6 इयर्स, यानी कि 6 साल तक ये युद्ध चलता रहा. पूरी दुनिया पे इसका इंपैक्ट, it was more dangerous than the first world war. Clear? अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो approximately 60 million people were killed in this war. और ज्यादातर जो है सोल्जर्स ना होके civilians means civilians were more affected in comparison of soldiers in this war. यानी कि ऐसे लोग जो बैटलफील्ड से दूर थे उन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा. आप इसकी फीचर्स को याद रखेंगे. 60 मिलियन पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम. इन 1939 की अगर हम बात करें तो 1939 में ये जो प्रोपोर्शन था ये दुनिया का 3% था. इट मींस दिस वाज अ 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 1939. इफ यू कंपेयर, देन in comparison of soldiers, civilians were more affected and killed in more number in comparison of soldiers. इसके बाद ये जो वॉर था ये क्यों लड़ा गया था, इसके बारे में तो डिटेल से बात करनी पड़ेगी एंड इट रिक्वायर्स अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन किसके बीच में लड़ा गया था ये हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं. देयर वर टू पावर्स, एक्सिस पावर्स एंड अलाइज. एक्सिस पावर्स वर नाजी जर्मनी, जापान मेनली एंड इटली. दीज वर एक्सिस पावर्स. एक तो ये थी, और दूसरी जो पावर्स थी एक्सिस वर्सेस अलाइज. अलाइज में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर. सोवियत यूनियन, इट इज ऑल्सो नोन एज सोवियत यूनियन, जो आज रसिया है. पहले यूएसएसआर था 1991 से पहले, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और यूएसए अमेरिका जिसको आप कहते हैं. राइट, तो दीज वर अलाइज एंड दीज वर एक्सिस पावर्स. तो दोनों पावर्स के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था. फाइनली अलाइज वॉन द वॉर. लेकिन इस वॉर का इंपैक्ट क्या था? इंपैक्ट आपने देख लिया, डिस्ट्रक्शन आपने देख लिया, लेकिन एक और इंपैक्ट इसका था, दैट वाज dominance of the US and USSR economies in the world. Right? मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंपल ही है. एक तो हम इसका वो एस्पेक्ट बता रहे हैं जिसमें आपको डिस्ट्रक्शन दिख रहा है कि कितने लोग इसमें मारे गए थे और कितना नुकसान पूरी दुनिया को हुआ था.
जिसमें किसका रोल है, वेपन्स, मशीन गन्स एक्सेट्रा, इन सब का रोल है। साथ में एक और इंपैक्ट इसका देखने को मिला है, दैट वाज द क्रूशियल इन्फ्लुएंस, राइट, क्रूशियल इन्फ्लुएंस, एंड वी कैन से दैट की इंपैक्ट्स ऑफ द वॉर ऑन द इकोनॉमीज, दैट डोमिनेंस ऑफ द यूएस एंड यूएसएसआर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो की जरूरत है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएस और यूएसए और यूएसएसआर किस तरह से डोमिनेशन में थे, राइट। सो इफ वी टेक वन एग्जांपल, आफ्टर 1945 टिल 1991, दिस सिचुएशन 1945 के बाद और 1991 तक यूएसए जो था, इट वाज लीडिंग द कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जो पूंजीवादी कंट्रीज जिसको हम कहते हैं। यूएसएसआर वाज लीडिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज, राइट, इट वाज ए सोवियत स्टाइल कम्युनिस्ट लीडरशिप बाय यूएसएसआर। तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट इकोनॉमिक सिस्टम है, जहां पे कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम होती है कि कितना भी पैसा कोई भी कैसे भी कमा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, कम्युनिज्म में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन्स होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, सोसाइटी या सरकार के हाथ में होते हैं। तो इसलिए दोनों जो इकोनॉमिक सिस्टम है दे आर अगेंस्ट ईच अदर, राइट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसी चीज को लेके यूएसए और यूएसएसआर, हालांकि दोनों फ्रेंड नेशंस थे और वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ थे, लेकिन वॉर के बाद में 1945 के बाद में दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए और दोनों के बीच में डिप्रेशन जो है वो लगातार 45-46 साल तक रहा, जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रियल वॉर तो नहीं होता, लेकिन वॉर की सिचुएशंस बनी रहती हैं हर वक्त, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और कोल्ड वॉर वाज देयर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर टिल 1991, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 15 रिपब्लिक्स में, तब ये वर्ल्ड वॉर जाके जो है खत्म हुआ और फिर दुनिया पे सेंट्रल हेजेमनी जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यूएस से ही पावरफुल कंट्री बच गया था। लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जस्ट विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट वॉर एरा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम को सेटअप किया गया और किस तरह से रिकवरी या रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हुआ। इन दिस टॉपिक विल स्टडी रिगार्डिंग दिस। सबसे पहले वी विल हैव टू डिस्कस की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमी। व्हाट वर द की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस मींस 1918 टू 1939। जो इंटर वॉर जितना हमारा इंटर वॉर इकोनॉमिक सिस्टम था और जिसमें जो भी स्टेप्स लिए गए तो उनमें क्या मिस्टेक्स रही और व्हाट काइंड्स ऑफ इंपैक्ट्स वर देयर एंड हाउ द कंट्रीज वर अफेक्टेड, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर अफेक्टेड ड्यू टू द इंटर वॉर इकोनॉमिक सिस्टम। तो इससे एक्सपीरियंस लेते हुए उस टाइम इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने दो बड़े की लेसन्स जो है वो निकाले। कौन कौन से की लेसन्स थे? सबसे पहला था मास कंजप्शन नीडेड, राइट, मास प्रोडक्शन वाज देयर एट दैट टाइम। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आपने देखा मास प्रोडक्शन वाज देयर इन द यूएसए एंड इन द यूरोपियन कंट्रीज, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसका मतलब पहला की लेसन ये आया कि मास प्रोडक्शन रिक्वायर्स मास कंजप्शन। इट मींस मास कंजप्शन needed with the mass production. It means mass production will be sustained only, will be retained only when mass consumption will be there. So mass production के साथ साथ क्या होना चाहिए, mass consumption भी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप बना रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उनका consumption भी जरूरी है। तो पहला लेसन तो ये निकला कि mass consumption होना चाहिए। अब मास कंजप्शन कैसे होगा, लोग जब चीजें परचेज करेंगे, राइट, जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको परचेज करेंगे। परचेज कैसे करेंगे, जब उनके पास पैसा होगा। पैसा कहां से आएगा, व्हेन दे विल वर्क, इट मींस देयर इनकम विल बी स्टेबल। तो स्टेबल इनकम कैसे होगी, व्हेन दे विल हैव एम्प्लॉयमेंट। तो फाइनल चीज कहां पे आ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। फाइनली फुल एम्प्लॉयमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस वन। Employment is very necessary. Full employment is required
फॉर मास कंजप्शन। तभी मास कंजप्शन होगा, लोग तभी चीजों को कंज्यूम करेंगे जब उनके पास पैसा होगा, स्टेबल इनकम होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरा जो लेसन निकला वो क्या था, इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। इट मींस कंट्रीज इकोनॉमी शुड बी लिंक्ड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि गवर्नमेंट का कहां पे कंट्रोल होना चाहिए, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट दूसरे देशों से कनेक्ट होगा, उनकी इकोनॉमिक सिस्टम दूसरे देशों से कनेक्ट होगी, तो ही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो ये दो जो है की लेसन है फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमी, आपको याद रखने हैं। अब इस एम को गेट करने के लिए क्या हुआ कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था इस समय आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इसका मेन एम था, सबसे पहला एम था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा इसका हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब हम इनकम को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू कब होगा, जब एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो दोनों ही क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। सो टू एम्स वर देयर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेकंड इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इस एम को गेट करने के लिए, इस एम को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1944 में, जुलाई 1944 एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। दोबारा बता रहा हूं आपको, यूनाइटेड नेशन तो सिंपल है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। This conference was held at New Hampshire, in Bretton Woods at New Hampshire, and it was held in Mount Washington Hotel। ये होटल का नाम था, जगह का नाम भी आपको याद रखना है, माउंट वॉशिंगटन होटल में, ब्रेटन वुड्स में इसको कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया, जो कि न्यू हैम्पशायर में, राइट, न्यू हैम्पशायर इन द यूएसए। अब इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, राइट। किसके लिए बनाए गए, इन एम्स को फुलफिल करने के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम से जो एम था उसको फुलफिल करने के लिए यहां पे दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। किसमें बनाए गए, इस कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसलिए उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे और क्यों बनाए गए थे, अभी देखते हैं। So Bretton Woods institutions were IMF and World Bank। क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इनको बनाया गया था, these institutions were set up in this conference, और इसलिए हम इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। इनका एम क्या था, अलग अलग से दो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए गए, IMF जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, this is known as international monetary funds। it was set up to deal with external surpluses and deficits of member nations। जो भी इसके मेंबर्स हैं, मेंबर नेशंस, उनके पास कितनी मनी सरप्लस है और कितनी क्या उनके पास कमी है, कमी और सरप्लस दोनों को ये डील करता था। यानी कि सरप्लस है तो उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में उसके फायदे के लिए उसको कहीं यूज करना, और अगर कमी है तो उसको प्रोवाइड करना। ये आईएमएफ था, जो कि पोस्ट वॉर एराज में बहुत इंपॉर्टेंट था आईएमएफ। एंड सेकंड वाज वर्ल्ड बैंक, इसको हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, IBRD, इट इज ऑल्सो नोन एज IBRD। ये आपको याद रखना है, इसी को ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं।
वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ये इसका मेन एम था कि वॉर के बाद में जिसको भी फाइनेंस की जरूरत होती है तो फाइनेंशियली हेल्प करना रिकंस्ट्रक्शन के लिए। दिस वाज द मेन एम ऑफ वर्ल्ड बैंक। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस जो है वो 1944 में बनाए गए। दीज आर नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके 189 मेंबर्स हैं। आईएमएफ के कितने मेंबर्स हैं? 189। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं? 189। तो दोनों के 189 मेंबर्स है, ये भी आपको याद रखना है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी कि these institutions started financial operations, commenced financial operations in 1947, right? Commenced financial operations in 1947, and these institutions were based on the fixed exchange rate. Fixed exchange rate. ये fixed exchange rate क्या होता है कि इसमें करेंसीज को जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसमें फिक्स्ड होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि $1 is equal to how much of the particular currency. This is known as fixed exchange rate. Next one is this system is the system linking national currencies and monetary system in the world. अब इसका जो इम्पैक्ट था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट था डेवलप्ड नेशंस के लिए, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस को काफी फायदा हुआ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को इतना फायदा हुआ। अगर हम ये डेटा मान के चलें कि भाई इसमें किस तरह का फायदा हुआ, तो नेशनल दुनिया भर की जो कंट्रीज है उसमें नेशनल इनकम, वेस्टर्न कंट्रीज का अगर हम एग्जांपल लें, पता चलेगा कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज थी उनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है डेवलप हुआ। और स्पेशली इफ यू टेक एग्जांपल फ्रॉम 1950 टू 1970, इफ वी से अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड में इंक्रीज कितना हुआ? 8% वर्ल्ड ट्रेड में इंक्रीजिंग हुआ। और दुनिया भर में जो इनकम थी डिफरेंट कंट्रीज की, जो नेशनल इनकम थी उसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ, राइट? तो नेशनल इनकम में 5% इंक्रीमेंट और वर्ल्ड ट्रेड में 8% इंक्रीमेंट, स्पेशली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड स्पेशली जापान। तो इन कंट्रीज में काफी ज्यादा इसका इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन फिर जो दूसरे डेवलपिंग जो नेशंस थे उन पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं आ पाया जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज पे आया। तो आगे जानने के लिए नेक्स्ट टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक।